नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। 22वीं किस्त के बाद अब अगली यानी 23वीं किस्त की तैयारी शुरू हो गई है। यह किस्त संभवतः जुलाई-अगस्त 2026 के बीच जारी की जा सकती है, लेकिन इस बार सरकार ने नियमों को लेकर काफी सख्ती दिखाई है। यदि आप अगली किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना अनिवार्य है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया अब पूरी तरह अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक या आधार आधारित ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसके साथ ही आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए सक्रिय होना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिनका भूमि सत्यापन लैंड सीडिंग रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेटेड है। किसान अपना स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in का लिंक पर जाकर नो योर स्टेटस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है तो उसे तुरंत अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र CSC या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर ठीक करवा लें। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। अब बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने तक कुल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। हालिया आंकड़ों के अनुसार इस योजना का लाभ अब तक राज्य की लगभग 27 लाख बेटियों को मिल चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने मेधावी छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता मोबिलिटी बढ़ाने के लिए एक नई स्कूटी वितरण योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे कॉलेज जाने वाली छात्राओं और दफ्तर जाने वाली महिलाओं को आने जाने में सुविधा होगी, जिससे उनकी शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही बेटी की शादी के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जो गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय राहत है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों SHG पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक लगभग 28.92 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। इसके लिए बजट में महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे महिलाएं बिना किसी परेशानी के अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र विमेन एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट मार्केटिंग सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र न्याय पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे और पूरी तरह से महिलाओं द्वारा ही संचालित होंगे। इसके साथ ही मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को विस्तार दिया गया है, जिसमें महिला बीट पुलिसकर्मियों के लिए नए वाहनों की खरीद और CCTV नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत भी लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि में बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं, जिससे राज्य की करोड़ों महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ और सुरक्षा की गारंटी मिल रही है। अगली खबर है कि मथुरा के पास यमुना नदी में हुआ नाव हादसा आज पूरे प्रदेश में शोक और चिंता का विषय बना हुआ है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि नाव की क्षमता मात्र 15 लोगों की थी, लेकिन उस पर 35 से अधिक श्रद्धालु सवार थे। नदी के बीच में संतुलन बिगड़ने से नाव पलट गई। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। NDRF और स्थानीय गोताखोरों ने पिछले 24 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और नाविक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के घाटों पर सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से नाविक अक्सर जान जोखिम में डालकर अधिक सवारी बिठाते हैं। सरकार ने अब प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के पास बहने वाली नदियों में नावों के संचालन के लिए नए सेफ्टी ऑडिट का निर्देश दिया है। अगली खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान आज अपने चरम पर रहा। उन्होंने दक्षिण 24 परगना और अन्य क्षेत्रों में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था मॉडल को केंद्र में रखा। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह यूपी में दंगों और माफिया राज पर लगाम कसी गई है, वैसी ही सख्त कार्रवाई की जरूरत बंगाल में भी है। उन्होंने वहां के स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की।
यूपी के मुख्यमंत्री की रैलियों में उमड़ रही भीड़ इस बात का संकेत है कि उनकी बुलडोजर वाली छवि अब राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड बन चुकी है। राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस दौरे का प्रभाव आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अपनी आंतरिक राजनीति और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ेगा। अभी खबर है कि आगरा को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने जिन 6,466 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उनमें ग्रेटर आगरा सबसे महत्वपूर्ण है। ये नई टाउनशिप यमुना एक्सप्रेसवे के पास विकसित की जाएगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल, अस्पताल और IT पार्क होंगे। इसके अलावा आगरा मेट्रो के अगले चरण और इनर रिंग रोड के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन परियोजनाओं से न केवल ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प और पेठा उद्योग को भी नए बाजार मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आगरा को केवल एक डे विजिट, एक दिन का दौरा, डेस्टिनेशन न बनाकर एक ऐसा शहर बनाया जाए जहां पर्यटक रुकें और निवेश करें। शहर के ड्रेनेज सिस्टम और गंगा जल आपूर्ति योजना में सुधार के लिए भी करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का चित्रकूट नोड अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL को भूमि आवंटन के साथ ही इस पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की नींव रख दी गई है। इस प्लांट में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और राडार के पुर्जों का निर्माण होने की संभावना है। यह प्रोजेक्ट न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, बल्कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बसे इस क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देगा। स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जा रहे हैं, ताकि उन्हें इन फैक्ट्रियों में सीधे रोजगार मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर के पूरी तरह चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश दक्षिण भारत के राज्यों की तरह एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा, जिससे पलायन की समस्या में भारी कमी आएगी। अगली खबर है कि मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। आज 12 अप्रैल को प्रयागराज और झांसी में पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही पछुआ हवाओं ने लू का रूप ले लिया है। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और वृद्धि होने की संभावना है। गर्मी के इस अचानक बढ़ने से रबी की फसलों की कटाई और मड़ाई में लगे किसानों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। बिजली विभाग पर भी लोड बढ़ गया है, जिससे कई ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं। सरकार ने अस्पतालों को हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाने और पर्याप्त दवाइयां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों के समय में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है, ताकि छोटे बच्चों को दोपहर की झुलसाने वाली धूप से बचाया जा सके। अगली खबर है कि शाहजहांपुर में उजागर हुए फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र घोटाले ने पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पिछले 3 वर्षों से सक्रिय था और एक प्रमाण पत्र के लिए 10,000 से 50,000 रुपए तक वसूलता था। इन फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कई अपात्र लोग सरकारी पेंशन, बस पास और रेलवे रियायतों का लाभ ले रहे थे। STF की एक टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये नेटवर्क प्रदेश के अन्य जिलों जैसे बरेली और लखीमपुर खीरी तक भी फैला हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में संलिप्त किसी भी डॉक्टर या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद अब राज्य सरकार डिजिटल वेरिफिकेशन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने जा रही है, जिससे भविष्य में QR कोड के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।